बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नाफ़िज़ मुश्ताक और आप देख रहे हैं सिराज टीवी। नाज़रीन, हफ्ता भर की अहम तरीन खबरों पर आज हम बात करेंगे और हम पूछेंगे तमाम सियासी डेवलपमेंट जो इतनी तेज़ी से पाकिस्तान में हो रही है, और इन सारी बातों पर हमारे साथ तज्ज़िया करने के लिए लंदन से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ होंगे जनाब शराज खान साहब, और अमेरिका से सीनियर तज्ज़िया निगार जनाब जावेद राठौर साहब। दोनों को जनाब खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। जावेद राठौर साहब, थैंक यू। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शराज खान साहब से बात का आगाज़ करना चाहता हूँ कि सर, आपने देखा होगा कि सियासी डेवलपमेंट तो हर एक मिनट में जो है वो हो रही है, और फिर आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग सियासत से रिटायरमेंट या फिर सियासत से जो है वो लेते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, वो 2-3 दिन के बाद वापस आ जाते हैं और आकर बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये किंग्स पार्टियां बनाता कौन है? ये थोड़ा सा बताइए कि ये किंग्स पार्टी जब आती है, उनका सियासी मुस्तकबिल ये कौन बनाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब और जनाब राठौर साहब और देखने सुनने वाले जितने भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं। हाफिज साहब ये किंग पार्टी पर भी आते हैं और सवाल के अंदर ही जवाब भी है। आपको तो पता ही है कौन बनाता है, और बनाने वाले एक तो आपके शहर गुजरात में, वो भी आपको पता है, वही किंग पार्टी के सरबराह थे और आपके घर ही से शुरू हुई है सारे मामला। लेकिन जो खबर ताज़ा है वो मैं आपको बता दूं, और आपके घर की खबर है ये कि एक तो कल एक इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया, कल से मुराद के 31 मई को, कि जो ठीक। सेकंड टीयर्स की जो लीडर थे पीटीआई के, उनको 9 मई की आड़ में गिरफ्तार किया गया था, और फिर उनकी वफादारियां भी तब्दील करवाई गई और सियासत छुड़वाई गई, और जो कुछ हुआ आपको तो सारा पता ही है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो फैसले हुए उसमें यह था कि फर्स्ट ईयर की जो गिरफ्तारियां हैं, यानी लीडर्स हैं, उनको गिरफ्तार करना है। और आज एक बड़े शर्मनाक मनाजर देखे हमने। वो मनाजर ये थे कि चौधरी परवेज अलाई को गिरफ्तार जिस तरह किया गया, और फिर पहले वो चूंकि उसके उनको गिरफ्तार करने के लिए दबाव था, फैसला हो चुका था, तो उनको गिरफ्तार जब किया गया तो चूंकि बुलेट प्रूफ उनकी गाड़ी थी, तो वो दरवाजा टूट नहीं रहा था। फिर उन्होंने दरवाजा जब खोला तो घसीटा गया, घसीट कर उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया, धक्के दिए और गए। उनकी गाड़ी का आपने शीशा देखा, तोड़ा गया, उनकी गाड़ी का तोड़ा गया। हाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। हाँ, ये एक शर्मनाक अमल है। मैं समझता हूँ कि इनके जो वालिद हैं चौधरी जहूर अलाई, उनका एक बड़ा मकाम था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और फिर खास करके ये जो शुजात फैमिली है, ये ठीक है, ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है, लेकिन इन लोगों ने कुछ अच्छे काम किए हैं, जिसमें जो यतीम बच्चियां हैं उनको परवान चढ़ाया, उनको पाला पोसा, फिर फौज के अंदर उनकी शादियां करवाई। एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है। और इसके बावजूद इनके घराने के साथ ये हुआ, पहली बार ये देखा गया कि उनको इमरान खान साहब का साथ देने पर इस तरह गिरफ्तारी हुई। दूसरी खबर यह है कि सबसे पहले जो है वो गिरफ्तार की जाएंगी जो बुशरा बीबी, उनकी गिरफ्तारी का जो है वो उनकी खबर है। और दूसरी खबर है कि फरा को जो है फरा गोगी, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पुराने जो हस्बैंड थे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आज या कल जो है थोड़ा वो थोड़ा अमल में थोड़ा लाई सा जाएगी। थोड़ा जी जी, थोड़ा सा बताइए कि बुशरा बीबी को आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो बुशरा पहले बीबी गिरफ्तार यानी कि बुशरा आप कह रहे हैं बुशरा कि को किया जाए। हाँ, अलकादर अल-कादर ट्रस्ट ट्रस्ट में में। उनको। हाँ, जी बिल्कुल। चूंकि इमरान खान को हर्ट करने के लिए सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाएगा, फिर इमरान खान की गिरफ्तारी है। और ये कल एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हो रही है, कल मीन्स 2 जून को। तो उसमें ठीक। कुछ मजीद जो है वो फैसले किए जाएंगे। और सबसे एक बड़ी जो दर्दनाक खबर है वो ये है कि इमरान खान के नाम को टीवी पर लेने की इजाजत नहीं है बिल्कुल। और फिर किसी किस्म की कोई खबर, किसी किस्म की कोई न्यूज, कोई जहां उसकी तस्वीर लगी होगी, वो आपने मेंशन नहीं करनी है। और इसको फिर एक और भी बात है कि जब रियासत के मुकाबले में जो अवाम है वो आप निकल नहीं सकती। पुलिस के मुकाबले में तो ज़ाहिर एहतजाज लोगों के जहनों में तो है,
لیکن وہ نکل جی نہیں لوگ نکل نہیں سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ریاستی اداروں کے خلاف تو لڑ نہیں سکتے، ریاست کی طاقت ہوتی ہے. تو یہ فیصلہ چونکہ ہو چکا ہے، اور یہ جو 9 مئی کی آڑ ہے اسی کے تحت یہ ہو رہا ہے. حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اسکرپٹڈ ہے، یہ بیانیہ کوئی نہیں مل رہا تھا. اور آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا، جس میں آپ کے حلقے سے ہی قمر زمان قاہرہ صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی ہیں، عورتوں کو کوئی مارا نہیں جا رہا ہے، بچوں کو کوئی قید نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی گرفتاریاں نہیں ہیں. اور یہ ڈینائی کیا، اور بیرون دنیا میں اور پاکستان میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ عمران خان کا پروپیگنڈا ہے. اور اس کو انہوں نے اس طرح اوکے، کیا، اور یعنی کہ بعد آپ میں کہہ رہے یہ ہیں کہ بھی جو کہا ہے جی کہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ باہر بیٹھ کے، جس میں امریکہ کا نام لیا گیا، یو کے کا نام لیا گیا، کینیڈا کا نام لیا گیا، کہ ان سب کا کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور جو سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں یہ ڈرانے کی باتیں ہیں ساری. اس سے ڈرنے کی ٹھیک کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا. کیا سوال اچھا، تھا؟ آپ نے کہا کہ انسانی حقوق کی پامالیوں پہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی ٹویٹ کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو انسانی حقوق کی سب سے بڑی جو چیمپئن اور جو ملک ہے وہ امریکہ ہے. جاوید راٹھور صاحب، ذرا بتائیے کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا، جس طرح خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے، جیسے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. بتائیے کہ امریکہ میں اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس چیز کے اوپر تو امریکہ میں بھی بڑا رد عمل آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بار امریکہ کے 66 ممبران کانگریس نے وزارت خارجہ کو خط لکھا ہے، اور کئی کانگریس مین نے کھل کر اظہار کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں نے پاکستان کے تقریباً، میرا خیال ہے کہ امریکہ میں مقیم کو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ خطوط لکھے ہیں، ای میلز کیے ہیں ممبران کانگریس کو اور سینٹس کو. اور اس وقت امریکہ کے اندر تو لوگوں کو یہ بالکل یقین ہو گیا کہ پن کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ عملاً سسپینڈ ہے، معطل ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، اور پاکستانی امریکن جو باہر ہیں وہ بہت پریشان ہیں، چونکہ ہم لوگ پہلے ہندوستان کے خلاف مظاہرے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہندوستان نے کشمیر کے اندر جو ہے اسٹیٹ ٹیررزم شروع کیا ہے، ریاستی دہشت گردی ہے، آپریشن ہے، سپریشن ہے، خواتین کی بے حرمتی ہے. جب اسی طرح کے امیجز ہمارے سامنے پاکستان سے آتے ہیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. لیکن ہم افسوس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف بول سکتے ہیں. اور ہمارے بولنے پر بھی سنا ہے کہ پابندی لگائی جا رہی ہے اور غدار قرار دیا جائے گا. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آسان جو حل ہے اس صورتحال کا، وہ یہی ہے کہ اپنے محترم چیف آف آرمی صاحب سیدھا مارشل لا ڈکلیئر کر دیں، اور پاکستان میں آئین کو ویسے ہی معطل ہے، اس کو معطل کرنے کا اعلان کر دیں، میڈیا کو بند کر دیں، لوگ آرام سے بیٹھ جائیں گے، عمران خان کو جیل میں ڈال دیں، اور اس کے بعد اگر وہ ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں، لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں، آئی ایم ایف سے معاہدہ کر سکتے ہیں، تو ان کی پی ڈی ایم کی حکومت کر سکتی ہے، تو ٹھیک ہے کریں. ورنہ انہوں نے جو پورا ملک ہے اس کو پوری دنیا میں ملک کو ایک تماشا بنایا ہوا ہے، اور ملک کا امیج جو ہے آپ وہ بالکل تار تار ہو گیا ہے. جی بالکل، لیکن یہ دیکھیں نا کہ اگر قانون ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جو آئین ہے وہ سپریم ہے، آئین کو ایک مقدس کتاب کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آئین جو ہے وہ اس وقت عملی طور پر معطل نظر آتا ہے. ذرا بتائیے کہ اگر آئین عملی طور پر معطل ہے، یا پھر آئین سپریم ہے یا مقدس ہے، تو جو لوگ 2 دن پہلے گرفتار ہیں ان سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں، اور جب وہ پارٹی سے الگ ہوتے ہیں تو 3 3 گھنٹے ملاقات ہوتی ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں، یہ تو سارا کچھ ایک پرانا سکرپٹ جس طرح پہلے ہوتا آیا، پارٹیاں بنائی جاتی رہی، توڑی جاتی رہی، انہی چیزوں کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. کاش کہ یہ غلطیاں تو ڈفرنٹ کرتے. وہ غلطیاں بھی وہی کر رہے ہیں. اگر غلطیاں وہی کر رہے ہیں تو ان کے نتائج کیا نکلیں گے؟ آپ اس طرح سے ایک ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے عوام کے ایک پاپولر لیڈر کو اور ایک پاپولر پارٹی کو. وقتی طور پر اگر آپ اسٹیٹس مشینری یوز کر کے
सप्रेस करेंगे लोगों को, मीडिया को, लेकिन अवाम शायद खामोश हो जाए, लेकिन वो कभी भी आपकी के पीछे नहीं चलेंगे। और अगर ये आप देखें कि कोई 71 नहीं है, कोई 90s नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। हर शख्स के पास फोन उसके टेलीविजन की सूरत में उसके पास मौजूद है। तो लोग जो है ना उम्मीद हो जाएंगे। लोग जब ना उम्मीद हो जाएंगे, सिस्टम से ना उम्मीद हो जाएंगे, अपनी रियासत से ना उम्मीद हो जाएंगे, अपनी फौज से ना उम्मीद हो जाएंगे, अपने आइन से ना उम्मीद हो जाएंगे, अपने जुडिशरी से ना उम्मीद हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई आपका दुश्मन आपके ऊपर वार करेगा तो लोग तो बैठे रहेंगे, वो तो तमाशा देखेंगे, वो फौज के साथ नहीं खड़े होंगे। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इन लोगों के दिमाग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है, कौन से आकल बालग लोग हैं, समझदार लोग हैं जो इनको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप रियासती मशीनरी रियासती शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल करें और कॉन्स्टिट्यूशन का आप मजाक उड़ाएं। यानी ये तो सरे आम जो है एक धोखा है, अवाम की वो आंखों तो में एक पीडीएफ जून झोंकी जा रही है, वो जिसको कोई भी हर आदमी समझता है कि ये क्या हो रहा है। सर बिल्कुल सर, वो तो अभी एक हम ट्वीट भी देख रहे थे, उस पर भी था कि रियासत जो है, तशद्दुद जो है वो रियासत का हक है। अगर तशद्दुद के ज़रिए रियासत जो है वो दंगा फ़साद को अगर बचाती है तो वो रियासत का हक है। मैं शिराज़ खान साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सुने, बताइए ये कि जो आपने कोई कहा कहता कि है ना कि सुने एक मिनट, जो कोई कहता है कि रियासत का हक है तशद्दुद, तो मेरा ख्याल है वो इंतहाई अहमद और फातरुल अकल आदमी है। उसको ना जमहूरियत का पता है, ना आइन का पता है, और ना उसकी कैपेसिटी है कि वो मामलात को एड्रेस कर सके। जो बड़े सीनि पॉलिटिशियंस हैं वो मामलात को तशद्दुद बड़े से हल नहीं सीनियर करते, पॉलिटिशियन हैं वो जिन्होंने ये अकल कहा। से हल करते हैं। शिराज़ खान साहब ज़रा बताइए कि आपने कहा कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है अल-कादर ट्रस्ट केस में। ये बताइए कि और जैसे इमरान खान के बंदे जैसे टूट रहे हैं, आज से 3 हफ्ते पहले हमने एक प्रोग्राम किया जिस पर हम ये कह रहे थे कि पूरा ज़ोर लगाने के बावजूद पीटीआई के बंदे नहीं टूट रहे। लेकिन जब टूटने शुरू हुए तो यूँ बिखरे कि जैसे तस्बीह टूटती है। ज़रा बताइए कि क्या खान साहब इन सब बंदों के टूटने की वजह से पहले ही बैक फुट पर हैं? ऊपर से अलीम और तरीन भी जो है वो भी मैदान में आ गए, और आपको लगता है कि अब विकेटें बचाने की भी कोशिश की जा रही है? मेरे ख्याल में देखें, एक आपको तो पता ही है कि अभी येट टू बी डिस्क्लोज के ये चीज सामने आनी है कि ये 9 मई का वाकया स्क्रिप्टेड था या ये स्क्रिप्टेड नहीं था। ये क्या वाकया ही पीडीएम ने कोई साजिश की है, हमारी कोई एजेंसी ने कोई साजिश की है, ये कहाँ से सारी सूरत हाल पैदा हुई है कि वहाँ जमान पार्क में लाइनें लगी हुई होती थी, लोगों को टिकट नहीं मिलते थे, ये इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, बहुत सारी चीजें हैं। ये येट टू अभी तो इन चीजों की गिरा खोलनी है। दूसरी एक और बात है कि आपको तो पता ही है, ये जावेद राठौर साहब का ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी से है, बेनजीर के एडवाइजर रहे। ये जो 77 में जब मार्शल लॉ लगा और भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म हुई, तो क्या कुछ नहीं हुआ उस पार्टी को खत्म करने के लिए। देखिए 40 एग्जीक्यूटिव सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर थे वो जी, 40 थे, 40 बिल्कुल में से शिराज़ खान साहब, 38 सॉरी38 मुझे सर आपको यहाँ पे टोकना पड़ेगा, बड़ी माज़रत के साथ। हमें एक छोटी-सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम वापस आएँगे तो बात को यहीं से शुरू करेंगे। छोटी-सी एक ब्रेक। जी, प्रोग्राम में वापस आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले शिराज़ खान साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी। थोड़ा-सा बताइए कि चूँकि हम बात कर रहे हैं सियासी हवाले से, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। थोड़ा-सा बताइए कि लास्ट जो पिछले गुज़रे हुए 36 घंटे हैं, उनमें कौन-सी अहम जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं?
अच्छा, वो जो ब्रेक से जाने से पहले मैं गुफ्तगू कर रहा था, मतलब पीपल पार्टी जब जी, वो जी, खत्म किया जी। गया, यानी मार्शल लॉ लग गया, तो पीपल पार्टी की पॉपुलरिटी को फिजल आउट करने के लिए गिरफ्तारियां शुरू हुई, लोगों को कोड़े लगे, फांसियां दी गई, आजादी हजारे राय पर पाबंदी लगी, एक गुटन का सा माहौल जो हुआ, एमक्यूएम बनाई गई, बहुत सारे एडवेंचर किए गए। लेकिन बैक वक्त 10 साल के बाद हमने देखा कि 11 साल के बाद बेनजीर भुट्टो आती हैं और 88 में दोबारा पीपल पार्टी दोबारा आ जाती है। इसमें भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर हुआ, यानी एमक्यूएम बनाई, बहुत सारी चीजें बनाई गई, पीपल पार्टी पैट्रियट बनाई गई, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन फिर बेनजीर भुट्टो आ गई और 18 महीने के बाद फिर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को खत्म किया गया। तो पार्टियां खत्म नहीं होती, 40 साल के बाद भी भुट्टो आज कब्र से जो है वो हुक्मरानी कर रहा है। आपके का जो सवाल है कि कौन सी डेवलपमेंट्स हुई, 4 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली डेवलपमेंट्स ये हुई है कि इमरान खान की, जैसे मैंने बता दी कि तस्वीर पर पाबंदी लगेगी। इससे होगा क्या है कि घुटन का एक माहौल है। देखिए, जब लोगों के ज़हन के अंदर एक आदमी रूल कर रहा है, राज कर रहा है, और 9 हल्कों में से 7 पर पूरे पाकिस्तान में वो जीता है, और एक ऐसा लीडर जो दुनिया का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार रहा हो, आपका साबिक वजीर आजम रहा हो, उसको दुनिया जानती है, और फिर उसका चैरिटी नेटवर्क आप देख लें, वो नबल हो एजुकेशन के हिसाब से, उसको आप इस तरह नहीं कर सकते। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है, ये जो अडियाला जेल में जाकर फवाद चौधरी की मुलाकात हुई है, इमरान इस्माइल और मौलवी के साथ वो थे, और वो शाह जाकर महमूद से, गाड़ी जी। में बैठ के आमर कियानी जाके गाड़ी में बैठ गए, वो दूसरे भी गाड़ी में बैठ गए। तो वो बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। और जिस तरह की वहां पर तकरीर फवाद चौधरी साहब ने कहा, हालांकि जब उनसे पार्टी छुड़वाई गई या ओहदा छुड़वाया गया, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं ब्रेक ले रहा हूं। और जो आपका जी। ओरिजिनल सवाल था, तो वो ब्रेक जो है एकदम ब्रेक नहीं लगी, बल्कि जल्दी ही उनको निकाल कर फिर ये कहा गया कि ये फजल रहमान के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, ये नहीं छोड़ा जा सकता। तो बेसिकली जो लोग ये सारा खेल खेलते हैं या खिलवाते हैं, वो खुद सबको खिलाना चाहते हैं, ताकि ये आपस में ही इनकी राइवरी रहे, आपस में ही लड़ते रहें, और किसी को क्लियर मेजॉरिटी जो है वो किसी तरीके से कहीं उनको इकट्ठा ना होने दिया जाए। तो उसके बाद जो तीसरी डेवलपमेंट है, वो आसिफ जरदारी साहब जो है वो लाहौर गए हैं, और आसिफ जरदारी साहब ने वहां पर कोशिश ये किया है कि जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, उनको, जिनको डराया जा रहा है, और हल्के की सतह पर भी और जली सतह पर भी लोगों से, कारकुनों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पीटीआई का कौन है। और जिनको इमरान खान साहब ने टिकट दिया था, उनको ये बताया जा रहा है कि ये आर्मी एक्ट के तहत आपके खिलाफ मुकदमात चलेंगे, और आप नोवेयर पीटीआई जो है बैन होगी, इमरान जेल में चला जाएगा लंबे अरसे के लिए, ये चीजें होंगी। तो इस वजह से जरदारी साहब वहां एक्टिव हो गए। हालांकि आप सेंट्रल पंजाब की बात करें, आप जिस इलाके की बात करते हैं, यानी जीटी रोड, अगर तो पीटीआई एक तरह से, अगर जीटी रोड पे आप देखेंगे तो नून लीग का वोट है, या पीटीआई की अगर कोई यंग जो आईएसएफ के भी कैंडिडेट अगर आ जाते हैं, तो वो जीत जाएंगे इलेक्शन, या अभी देखना है कि उसका मुस्तकबिल क्या है। तो पीपल पार्टी का, आप साउथ पंजाब में अगर बात करें तो वहां तो उनकी कुछ सीटें बन सकती है, निकल सकती है, वडेरे है, वहाँ कास्ट सिस्टम है, इलेक्टेबल लोग हैं, मुल्तान एंड ऑनवर्ड्स। तो ये एक डेवलपमेंट है कि जरदारी साहब, आपको पता है जब ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी 2022 में, तो फिर लाहौर आए थे। फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने के लिए पंजाब के वज़ीर आला के परवेज इलाही के खिलाफ, तो उस वक्त भी लाहौर आए थे। और फिर लोगों की जिस तरह वो मिन्नतें करते हैं और जिस तरह वो हाथ बांधते हैं, तो इसी तरह वो हाथ बांध कर अपनी पीपल पार्टी को मुफ दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथी जो डेवलपमेंट है, वो जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी का ऐलान किया है, करना है कि ये जो अभी वो ये दावे कर रहे हैं कि हमारे पास 50 ऐसे लोग हैं, एमएनएज या एमपीए हैं, जो पहले कुछ छोड़ गए थे और अभी कुछ मजीद जो है शामिल होंगे, तो हम नई पार्टी जो है वह बनाने जा रहे हैं। तो एक तरफ जहांगीर तरीन की पार्टी आ रही है, दूसरी तरफ काफ लीग शुजात का ग्रुप जो है, आप देखें वो उनकी यादाश्त देख लें, उनकी सेहत देख लें। और मोहम्मद सरवर साहब जो पंजाब के गवर्नर साबिक रह चुके हैं, यूके में मिनिस्टर रह चुके हैं, यहाँ से एमपी रह चुके हैं, वो ये सारा किरदार जो है गठक किरदार अदा कर रहे हैं कि काफ लीग बनाई जाए। और फिर तीसरी तरफ ये देखना यह है कि अभी तक जो फवाद चौधरी ने अगर शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है, असद कैसद भी आज गिरफ्तार हो गए हैं, जो साबिक स्पीकर थे। और फिर उसके बाद ये जो मैं असद परवेज कैसर खटक है और वो भी परवेज गिरफ्तार। खटक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
پرویز گھٹک اور پھر کیسر کی پریس کانفرنس، اس پہ میں بات کروں گا. مجھے جاوید راٹھور صاحب صرف یہ بتائیے کہ ترین اور علیم گروپ یہ بھی ایکٹیو ہو گیا، زرداری صاحب بھی پنجاب میں آ کے بیٹھ گئے، اور عمران خان کی جو ہے وہ گرفتاری جو ہے اس کا بھی خدشہ ایک بار پھر ظاہر کیا جا رہا ہے. فواد خدشہ چودھری نہیں نے بھی لکھا کہا جائے، کہ فیصلہ نواز ہو شریف اور چکا ہے، زرداری فیصلہ ہو چکا ہے، ہو چکا ہے. فیصلہ ہو چکا نواز شریف ہے. اور فواد چودھری نے کہا کہ ہم نواز شریف اور زرداری پر جو ہے 25 کروڑ عوام کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ساری چیزوں کا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات یہ کہاں سے جاوید صاحب چل اس رہے پہ ہیں؟ بھی جاوید صاحب اس پہ بھی تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن دو باتیں اس میں انکلوڈ کر لیں. عمران خان کو 2 آپشن دیے جا رہے تھے. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ باہر چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہ آپشن ان کے لیے آج بھی موجود ہے. اور دوسرا جس پر انہوں نے بالکل انکار کر دیا، یہ ایک خبر پکی مسرد ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ نائل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، نائل نہیں ہوں گے تو پھر جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں لمبے عرصے کے لیے. تو یہ جو ہے یہ ڈیسیجن لیے گئے ہیں، اور وہ نہ باہر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نائل ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو ان کو جیل میں ہی ڈالنا پڑے. جی جاوید صاحب. دیکھیں جی، واضح ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کنگز پارٹیز بن رہی ہیں اور سیاست کے اندر بہت سارے گروپس بن رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 75 سالوں کے بعد ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں میچور ہو جاتی، وہ ایک انسٹیٹیوشن بنتی، لیکن اس کے بجائے وہ بھی تتر جو پارٹیاں تھیں ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. تو صرف اس لیے کہ ایک شخص کو اپنے منظر سے ہٹانا ہے، اس کی پارٹی کو ختم کرنا ہے، اس کی مقبولیت کو ختم کرنا ہے، اور یہ سارا کچھ طاقت کے زور پر ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بالکل اچھا نہیں ہوگا، اور اس کا جو رد عمل ہے وہ ہوگا، یقیناً ہوگا. اگر ابھی نہیں ہوگا لیٹر آن ہوگا، لیکن وہ رد عمل بہت ہوگا، اور وہ رد عمل پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. جب آپ دیکھیں نا، لوگوں کو جب امید ملک سے ٹوٹ جائے، انصاف سے ٹوٹ جائے، تو پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوسی میں لوگ ایسے مایوس ہو کر لوگ خودکشی کرتے ہیں، وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھتے ہیں. اپنے خود ہی لوگ اپنے آپ کو، کوئی گولی مار لیتا ہے، کوئی زہر کھا لیتا ہے. کیوں؟ وہ مایوس ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے وہ ساری صورتحال کو مزید ہیجان، مزید مایوسی، مزید ریگریشن، مزید تنزلی، مزید پستی کی طرف لے جا رہا ہے ہر لحاظ سے. بالخصوص ایسے وقت میں جب آپ کے ملک کا خزانہ خالی ہے، آپ کی معیشت دم توڑ چکی ہے، بیرونی قرضے آپ کے پاس اتنے ہیں کہ آپ وہ دے نہیں سکتے، مزید کوئی قرض دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہے، امپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کی پروڈکشن نہیں ہے، آپ کی انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، آپ کے مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں اور زندگی سے مایوس ہیں. جب زندگی سے بالکل مایوس ہوں گے تو یہی لوگ جو ہے خود بخود اپنے آپ کو یہ لوگ پھاڑنا شروع کر دیں گے. جب جان سے نا امید بالکل ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ طالبان کا جو سلسلہ ہوا، پہلے ہم نے ان کو پالا، پھر 90 ڈگری کا ٹرن لیا، تو پھر وہ لوگ خلاف ہو گئے آپ کے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کتنی جنگ لڑنا پڑی، کیا پاپڑ بیلنا پڑے، کتنی قربانیاں دینا پڑی، اکانومی کا بلینز آف ڈالر کا لاس ہوا، 80,000 کی جانیں ضائع ہوئی، اور پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ گندا ہوا. تو یہ آپ اس سے مختلف نہیں کر رہے، یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، which is unfortunate and highly deplorable and regrettable. بڑی افسوسناک صورتحال ہے. جو لیکن کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. بالکل جاوید صاحب، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، میں آپ دونوں حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی کہا کہ سیاسی پارٹیوں کو جو ہے وہ میچورٹی دکھانی چاہیے، لیکن جب ڈائیلاگز کا وقت تھا تو خان صاحب دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. آج انہوں نے کہا کہ نون لیگ یا دوسری جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو ان کے ساتھ بھی ہوگا. لیکن جو پہلی پی ڈی ایم کی پارٹیاں وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کے دور میں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. تو کیا سیاسی پارٹیوں کو اب یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہمیں جو بھی ہے سیاست کی لڑائی ہمیں سیاسی میدان میں لڑنی ہے، یہ جو ہم سہارے لیتے ہیں ان کو اب چھوڑنا ہوگا؟ تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، خان صاحب کو بھی مذاکرات پہلے کرنا چاہیے تھے، لیکن خان صاحب بھی میرا خیال ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو عوام کی حمایت حاصل ہے تو ان کو ضرورت نہیں
لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ عوام تو میٹر نہیں کرتے، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں اصل طاقت عوام کے پاس نہیں ہے، اصل طاقت ان کے پاس ہے جن کے پاس سچی بات ہے کہ طاقت ہے۔ تو ان کو تو ایکسپیرینس ابھی ہو گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں، پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کو تو کئی دفعہ دھکے لگ چکے ہیں اور وہ کئی دفعہ جو ہے ڈسے جا چکے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی عقل نہیں آئی، نہ ان کو عقل آئی، نہ ان کو شرم آئی، نہ ان کو سوجھ بوجھ ہوئی، وہ یہ غلطی بار بار دہرا رہے ہیں۔ تو خان صاحب کو بھی ظاہر ہے ابھی احساس ہو گیا، لیکن ان کو احساس نہیں ہو رہا، جو قابل افسوس ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ کتنی بار یہ ہوا، کم از کم آپ تو سیکھو سبق کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ میچورٹی دکھاؤ، ایک دوسرے کو سپیس دو۔ آپ جب ایک دوسرے کو سپیس نہیں دو گے تو آپ کی سپیس کوئی اور طاقت آ کر لے لے گی، جو کہ ابھی لی جا چکی ہے، اور یہ سارے آگے جو ہے وہ یہ سمجھے کہ کارٹون کی طرح ہیں، بس کارٹون سے زیادہ ان کی کوئی اوقات نہیں لگتی مجھے اس وقت۔ بالکل بالکل شراز خان صاحب ذرا آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے کہ کب سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس قابل ہوں گی کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں، وہ سیاسی میدان میں مقابلے کریں، وہ یہ جو سیاسی مخالفت پر پکڑم پکڑائی ہے، یہ جو پرچے ہیں، جیلیں ہیں، نااہلی ہے، پھر جوڈیشل مرڈر کا اعلان کروائے جاتے ہیں، یہ سب کب ختم ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں تو صحافی ہوں اور میں نے صحافی ہی رہنا ہے۔ مجھے اگر کوئی آپ تو مجھے بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس وقت پرابلم پاکستان کی ہے۔ پاکستان کی سیاست اور معیشت دونوں پر بہت زیادہ پریشر ہے، اور جاوید صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو لڑائی ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اور پچھلے 1 سال 15 مہینے سے جو کچھ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے، وہ بیسیکلی وہ رجیم چینج آپریشن تھا۔ عمران خان صاحب کی غلطیاں اگر گنوانا چاہیں اس پہ کئی ہم پروگرام کر سکتے ہیں، مطلب انہوں نے پارلیمنٹ کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے جو ہارش قسم کا ایک موقف رکھا وہ نہیں رکھنا چاہیے تھا ٹوورڈز اوپوزیشن، ٹھیک ہے؟ جب صحافی گرفتار ہوتے تھے، جب سیاستدان گرفتار ہوتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کی جو لاٹھی ہوتی ہے نا وہ بے آواز ہوتی ہے، وہ آپ کسی وقت بھی اس کا نشانہ آپ بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سارے کام لیگلی کیے، اسمبلی چھوڑی، 2 اسمبلیاں توڑی، یہ ساری آئین کے مطابق کی ہے، لیکن وہ جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ ریاست کا جو وہ پرانا اسکرپٹ تھا، اس وقت ہوا کیا کہ اسکرپٹ پرانا ہے، صرف کردار ڈیفرنٹ ہے۔ جب آپ کا جو سوال ہے بیسیکلی وہ 15 سال 2008 کے بعد ہم نے مارشل آرٹ اور آپ 2023 میں ہماری جمہوریت آگے نہیں گئی بلکہ ریورس پہ گئی ہے۔ ابھی ہو کیا رہا ہے؟ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت ہر کوئی کسی کو شکست دینے کے چکر میں ہے، چونکہ آرمی نے ایک ریونج لینا ہے 9 مئی کے حساب سے، اور جو بھی جہاں بھی یہ اسکرپٹ کیا گیا، یہ اسکرپٹ تھا یا پی ٹی آئی کا موب تھا، یہ جو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ تھا، خرابی تو ہوئی کہیں نہ کہیں، چونکہ نہ انٹیلیجنس کا فیلئر بھی ہے، جنہوں نے دفاع کرنا تھا وہ بھی دفاع نہیں ہوا۔ پھر عمران خان صاحب کی پنجاب میں نہ حکومت ہے، نہ مرکز میں حکومت ہے، نہ کسی جگہ حکومت ہے، وہ تو گرفتار ہے۔ تو پھر جس کو روکنا چاہیے تھا، جن لوگوں کو جو انچارج تھے، جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ پھر کور کمانڈر کے ہاؤس کی بات کریں تو 4-5 لیئرز ہوتی ہیں سیکیورٹی کی، آرمی ہے، ملٹری پولیس ہے، یہ سارے ہوتے ہیں جنہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی یہ جسٹ اے واک اوور، یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ چیزوں کی کم از کم اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور پھر خاص کر کے جو ہماری ریاست ہے یا عسکری قیادت ہے، ان کو اس چیز کا ادراک یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ پاکستانی ہیں، اور یہ جو عمران خان کی فالوئنگ ہے، یہ پارٹی ہے، رائٹ اور رانگ، یہ اس نے بڑکایا ہے، پولرائزیشن کیا ہے، جھوٹ بولے جیسا بھی کیا ہے، لیکن اینڈ آف دی ڈے ان کو تو واپس لانا ہے نا۔ آپ ٹی ٹی پی کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ آپ طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے بچے مارے ہیں۔ وہ آپ اے پی ایس پر حملہ ہوا تھا، کتنے بچے مارے گئے تھے؟ 150 کے قریب۔ تو ان سے بھی آپ نے مذاکرات کر رہے ہیں، تو یہ جو ان کو کوئی سپیس تو دینا پڑے گا۔ اور آرمی کے اندر ہی ہوتا ہے کہ جب آپ آرمی سکھاتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں آرمی سکھاتی ہے کہ
जो दुश्मन की फौज होती है उसको शूट टू किल, लेकिन जो सिविलियन आपके सामने आ जाते हैं, अपने मुल्क के सिविलियन आप आ जाते हैं या दुश्मन मुल्क के सिविलियन आपके सामने आते हैं, तो उस वक्त आपका वो रवैया उस तरह का नहीं होता। उसमें आपको उनको स्पेस देना पड़ता है, मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। देखिए ये जो औरतें गिरफ्तार हो रही हैं, जेलों में बंद हो रही हैं, ये अपने बच्चों को क्या बताएंगी कि हमारे साथ 2013 में क्या हुआ था। आज बांग्लादेश की खवातीन क्या बताती हैं उस वक्त की, अपने बच्चों को क्या बताती हैं। आप कभी बांग्लादेश में गए, बांग्लादेश में मुजस्मे लगे हुए हैं जो हमारे जुल्म की दास्तान है, और आज सब मानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर उस वक्त जुल्म हुआ था, हमने बंगालियों के साथ जुल्म किया था। और वो पुरानी नस्ल वो तो मर गई, लेकिन उनके बच्चे आज हमसे नफरत करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर हमने कितना कुछ कुर्बान नहीं किया, उन्हें क्या कुछ नहीं दिया। अगर फुटबॉल क्रिकेट ग्राउंड में चले जाएं, अगर अफगानियों से आप मिले तो हमें नफरत से देखते हैं, वो हमें पसंद नहीं करते। तो इस वजह से 15 साल पिछले हमारे जमहूरियत के जाया हो गए। इस वजह से आज भी कि उसको इक़्तिदार से हटा दो और मुझे इक़्तिदार दे दो, अब यही रस्साकशी है ना। लेकिन इक़्तिदार मुतलक किसी को नहीं मिलेगा अगर इलेक्शन होते भी हैं, और मौजूदा निजाम के तहत कोई भी जो है वो सिस्टम चलने वाला नहीं है जब तक ये सारे बैठ न जाएं, इलेक्शन के रिफॉर्म न करें, और एक अतमाद इन्वेस्टर का एक अतमाद बहाल न करें, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए, ओवरसीज पाकिस्तानियों से आप पैसे न लाएं, वफाक और सूबों के दरमियान आपके तल्लुकात ठीक ना हों, और इज्तिमाई सियासी दानिश का आप जब तक मुजाहरा नहीं करेंगे, मुल्क नहीं आगे चलने वाला मौजूदा निजाम के तहत। और अगर इलेक्शन हो भी जाते, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं मौजूदा हालात में, जी 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 बात अगर मौजूदा निजाम के तहत, मौजूदा माहौल के तहत अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, तो जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है वो तो उनके लिए वो कवर नहीं रहेगा, वो भी फंसेंगे और किसी के पास अक्सरियत नहीं आएगी और वो निजाम नहीं चलेगा। कहा यह जा रहा है कि 2-2.5 साल के लिए, जो खबर, मुझे ये खबर है, तजिया नहीं है, 2-2.5 साल के लिए किसी तरीके से मिश माश करके मिक्स अचार मसाला चाट बनाकर एक हुकूमत खड़ी की जाएगी, जो बिलावल उसके सरबराह होंगे, वजीर आजम होंगे, और वो 2-2.5 साल के साथ चलेंगे। उस वक्त तक हमारी अस्करी क़यादत तब्दील हो चुकी होगी और फिर इलेक्शन होंगे और फिर कोई हो सकता है उसमें से फिर कोई दोबारा निकले। तो ये बिल्ली चूहे का खेल जो है वो चलता रहेगा। और ये गरीब आवाम, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, क्या कुछ नहीं है। और एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, आखिरी बात अंडरस्टैंड करने की बात है कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि हम आर्मी मुखालिफ हैं। मैं समझता हूं कि हमारे ईमान का हिस्सा है, कोई भी दुश्मन के मुकाबले में कोई भी पाकिस्तानी गैरतमंद मुसलमान नहीं है जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है। सिर्फ जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जो इंटरवेंशन होती है सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, पीपल आर एंग्री विद द लीडरशिप ऑफ द आर्मी, दिस इज सिंपली, एंड दैट इज नॉट सो मेनी। और अगर आप उसी आर्मी का नाम अगर सबसे पहले नवाज शरीफ ने लिया, उसके बाद ईंट से ईंट बजाने की बात की गई आसिफ अली जरदारी की तरफ से, तो उस वक्त आपको ये रोकना चाहिए था, उस वक्त आपने रोका नहीं। तो अब हर कोई जो है ये दुश्नाम तराजी आर्मी के ऊपर करेगा, नाम चौराहों में अगर खुलेंगे, मीडिया में डिस्कस होंगे। जी देखिए, रोकने की हम रोकते हैं, लेकिन रुकने वाले कहाँ रुकते हैं। परवेज लाई साहब रोकते रहे खान साहब को, असेंबली ना तोड़ें, इलेक्शन नहीं होगा। फवाद चौधरी साहब ने असेंबली तड़वा दी और फिर अब वो सबके साथ राब्ते कर रहे हैं। आपने एक बात कही थी, मुझे याद है शराज खान साहब, आपने कहा था कि चौधरी बरादरान पे एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी बताइए कि चौधरी बरादरान तो खड़े हैं और जिन्होंने असेंबली तड़वाई वो फिर अब फील्ड में दोबारा जो है वो माइनस इमरान फार्मूला लेके आ गए। देखिए, इसमें से भी अल्लाह करे उनको वो इस्तिकामत दिखाएं, लेकिन मेरे सुनने में ये आया कि मोनो सलाई की जो है वो मोनो सलाई जो है वो नहीं चाहता है कि हम वापस कोई रिवर्स करें और खान का साथ छोड़ें, वरना परवेज अलाई साहब तो कब के ठुस कर गए होते। ये तो मैं वो तो गिरफ्तारी देने वाले नहीं थे, अभी भी पता नहीं है वो होल्ड कर पाएंगे या नहीं। और वो पाकिस्तान में पुलिस ढूंढ रही है उनको कि मोनो सलाई इधर मिले, वो जर्मनी में बैठे हुए, तो इस वजह से मुश्किल है कि उनको गिरफ्तार कर ले। लेकिन अभी जर्मनी में या दुबई में, मेरे ख्याल में ऐसे ही है, दुबई थे पहले, लेकिन कल परसों तक, तब क्या आज कोई बता रहा था शायद जर्मनी में। यानी कि
मोहन इस्लाही जो हैं उन्होंने रोका हुआ परवेज इलाही साहब को कि यही है, यही है, आप ठीक है, ठीक है। ऐसा ही तो जावेद राठौर साहब, जरा हम बात को, क्योंकि अब हम प्रोग्राम जो है वो अपने आखिरी इख्तिताम पर है, सिर्फ ये बताइए कि अभी जो किंग्स पार्टी बनाई जा रही है, फर्ज करें कि एक तरफ आगे काफ लीग को भी है, वो भी उसमें भी शमूलियत हो जाएगी, चौधरी सरवर साहब आ गए, तनवीर अलियास साहब मिलकर गए, तरीन साहब के पास भी 50 बंदे हैं। तो क्या आपको लगता है कि काफ लीग को इसलिए मुतहरक किया जा रहा है कि तरीन साहब को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए? और फिर अगर तरीन साहब जो है वो फील्ड में एक्टिव हैं, काफ लीग एक्टिव है, तो फिर फवाद चौधरी किसका पैगाम लेकर जा रहे हैं? वो फिर क्या कर रहे हैं? तो क्या लगता है कि पीडीएम एक तरफ है, तरीन और अलीम ग्रुप एक तरफ है, और काफ लीग एक तरफ है, और फवाद चौधरी और दीगर जो नाराज रहनुमा है या जो पार्टी छोड़ चुके हैं वो एक तरफ है? ये क्या खिचड़ी क्या है? अभी बहुत सारे निकलेंगे। देखिए जी, और खिचड़ी खिचड़ी बड़ी सिंपल है। आपको पता है कि जब मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, वो शायद ज्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन लोगों की समझ के लिए, कि जब कोई जानवर जो है वो मर जाता है तो उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो परिंदे झपट पड़ते हैं अपना हिस्सा लेने के लिए। तो ये तहरीक इंसाफ को ये समझते हैं माल गनीमत। जो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं पीटीआई को, तो उसको माल गनीमत समझकर सारे समेटने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहता है मेरी तरफ आए, दूसरा कहता है मेरी तरफ आए। तो ये अपने अपने ग्रुप को ज्यादा मजबूत बनाकर फिर बार्गेन करने की कोशिश करेंगे, फिर कौन जीतता है कौन हारता है, फिर जब उसके बाद हुकूमत बनेगी तो फिर ये फिर बार्गेनिंग होगी। और जाहिर है कि इन में से किसी के पास कोई पावर्स नहीं होगी और पावर किसी और जगह पर होगी, और ये सारे जो है महज एक सामने खेल तमाशा पुतली तमाशा ही होंगे। तो उससे क्या जमहूरियत मुस्तहकम हो जाएगी? क्या उससे आपका मुल्क का वकार बेहतर हो जाएगा? क्या मुल्क की इकानमी बेहतर हो जाएगी, पैदावार मुल्क की बेहतर हो जाएगी? मतलब ये जो भी रिहर्सल हो रही है सारी इंतहाई स्टूपिड किस्म की है, इंतहाई अहमकाना है और इंतहाई मायूस कुन है। ये मतलब है पुरानी चीजें रिपीट हो रही हैं जिनका नतीजा वही निकलना है जो पहले निकलता रहा, और इंतहाई गलत काम हो रहा है, और किसी को कोई अकल नहीं है कि वो सीखे अपनी गलतियों से और हालात को बेहतर करे। तो मैं नहीं समझता कि ये जो भी पार्टी बनेगी उसके साथ अवाम जाएंगे। अवाम अभी भी जो है वो इमरान खान के साथ हैं, चाहे वो जेल में हो तब भी उसके साथ होंगे। अगर इमरान खान की जिंदगी ले ली गई तो फिर उसके ज्यादा रिपरकशन होंगे, फिर उसके अपने नतायज होंगे, और वो नतायज शायद इनके कंट्रोल से बाहर हो जाए और उसकी कीमत आपको मुल्क की डिसइंटेग्रेशन की सूरत में देना पड़े। देखिए ना, आप अहाता करें उस चीज का कि आप इतनी गलतियां कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी गलतियों की वजह से मामला ठीक हो जाएंगे। नहीं, आप जिस रविश पे जा रहे हैं, आप एक गलती करते हैं या एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ को कवर करने के लिए आपको 1000 झूठ बोलना पड़ता है। इसी तरह जो एक रजीम चेंज हुई थी, तो बाजवा साहब का जो एक्शन था तो उसको सही साबित करने के लिए और एक शख्स को गलत साबित करने के लिए आपने अभी तक इतने गलत काम किए हैं कि जिसकी मिसाल ना तो पाकिस्तान की तारीख में मिलती है, ना दुनिया की तारीख में मिलती है, और ना कभी पाकिस्तानियों ने देखा था। मैंने ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देखा था, मैं उस वक्त स्टूडेंट था। हम लोग जब भुट्टो साहब की बरसी या बर्थडे मनाते थे, जनरल टिक्का खान और पिंडी के 4-5 लोग और होते थे, छठा या सातवां में होता था स्टूडेंट्स में, हम चुप के किसी के घर में जाके केक काटा करते थे। हमने वो दौर भी देखा। लेकिन अभी जो हो रहा है, यानी इतना जुल्म तो उस वक्त भी नहीं हुआ कि खवातीन को उस वक्त नहीं घसीटा गया जो अभी और घसीटा जा रहा फिल्में है। भी तो बनी, फिल्में इस भी नहीं वक्त बनी कर, अब तो उस वक्त फिल्में भी तो नंगी नहीं बनाते थे ना, ये काम नहीं होता था जी, उस जी। वक्त। अच्छा, जी बिल्कुल। हाँ, हालात की ज़ाहिर है, हालात की संगीनी का अंदाज़ा तो है। ज़रा थोड़ा-सा, क्योंकि हम प्रोग्राम को समेट रहे हैं, तो थोड़ा-सा ये बताइए कि शिराज़ खान साहब और जावेद राठौर साहब, पीडीएम की हुकूमत ने अपील की है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि डॉलर भेजें। इसमें कितनी सच्चाई है, और ये भी बताएं कि डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों भेजें? मैं पहले बता दूं, जी, या जी, शिराज़ डॉलर खान में साहब।
पहली बात यह है कि फिगर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी जो पहले पैसे भेजते थे वो कम भेजे हैं। अभी अमेरिका से एक खबर है कि एक साफी ने मुझे दी थी कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि जावेद साहब ने तो 66 बताया था कि 200 के करीब लोग जो है कर रहे हैं लॉबिंग ताकि सदर बाइडन से खत लगवाएं पाकिस्तान के जो हालात हैं। IMF कर्जा दे नहीं रहा, चूंकि उसने क्लियर कट कह दिया कि आपके यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम है, अपोजिशन नहीं है, इलेक्शन कब करवाएंगे, और ये चीजें जो है हुई हैं, इस वजह से नहीं हो सकता, यानी कि पाकिस्तान को कर्जा IMF नहीं देगा। तो अगर 9वें महीने में इस वक्त हमारे जो कर्जे हैं ना टोटल वो 57 खरब रुपया है, यानी इस वक्त जो है। उसके बाद जो हमारी जो हमें जो सूद देना है, यानी 9वें में यानी सितंबर में हमारी जो इकानमी है वो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि हमारे पास वो पैसा नहीं है। एक तो ये बात, और दूसरी सबसे अहम बात है जो आप PDM कह रहे हैं, किंग पार्टी कह रहे हैं, ये छोटे इश्यूज हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये भैंसें जब भागती है ना तो वो एक अगर सारी इकट्ठी हो जाए तो शेर को मार सकती हैं, लेकिन अगर जब वो भागना शुरू हो जाती हैं तो शेर उनको पीछे से पकड़ लेता है, एक एक करके खा जाता है। तो मुसीबत ये है कि ये सब भैंसें इस वक्त भाग रही हैं अपनी अपनी डायरेक्शन में, और फिर शेर जो है वो किंग बना हुआ है। और ये मुसीबत ये है कि 15 साल हमारे खत्म हो गए, ये 15 साल हमारे खत्म हो गए। जावेद साहब लास्ट 10 सेकंड सर। जी देखें, ये जो PDM की हुकूमत है, मेरा ख्याल है ना तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, इसकी फॉरेन पॉलिसी भी जो है उसके नताज भी आपके सामने है, इंटरनल दाखिला पॉलिसी उसके नताज भी इसके सामने है। इनको सारे मुल्कों ने जवाब दे दिया, और असल बात यह है कि जब तक मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा उस वक्त तक कोई भी ना आपको कर्ज देगा ना आपको कोई फैसिलिटेट करेगा। जी, बल्कि पाकिस्तान को लोग तमाशा देखते रहेंगे और हम तमाशा बने हुए हैं बस। बहुत शुक्रिया जावेद राठौर साहब, आप अमेरिका से हमारे साथ थे। शिराज खान साहब आप लंदन से हमारे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपने अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।